देखिए, आज की वीडियो इंडिया की परमानेंट सीट के बारे में है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, कि इंडिया को परमानेंट सीट क्यों नहीं मिल रही है इतने टाइम से यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में, और उसके रीज़न क्या क्या हैं। इंडिया अपने फेवर में क्या क्या पॉइंट रखता है कि उसको सीट मिलनी चाहिए। तो आज हम इन्हीं सभी बारे में बात करेंगे। और मैं यूएन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ, जिसमें सारे के सारे 6 ऑर्गन यूएन, जिसका एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी एक ऑर्गन है, वो उन सारे के सारे 6 ऑर्गन का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या। देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेन पर्पस है या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं हम, कि वो दुनिया में उसको पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, यानी किसी भी सूरत में किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होने से रोकना, ये मेन पर्पस है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। मान लीजिए अगर किसी दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट भी हो जाती है, तो वॉर होने से पहले उस चीज़ को रिजॉल्व करना, दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में वॉर ना हो, वो अगर दोनों यूएन के मेंबर हैं तो। और अगर किसी वजह से मीटिंग होने से पहले ही वॉर आउटब्रेक हो जाती है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, किसी दो यूएन मेंबर्स के बीच में, तो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में एक सीज़ फायर लाइन बनाना, ताकि वॉर को रोका जा सके। टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 टेम्परेरी मेंबर होते हैं, यानी नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इंडिया को 8वीं बार सर्व करने का मौका मिलेगा एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और इंडिया का जो ये टर्म शुरू होगा वो 2021 से शुरू होगा, 1 जनवरी से। देखिए, जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएस, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस, इन इन सभी के पास एक स्पेशल पावर है, जिसको हम कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर वो पावर है, यानी अगर किसी भी टॉपिक पे या किसी भी चीज़ पे डिस्कशन चल रहा है, कोई रेजोल्यूशन पास होना है, तो अगर इनमें से किसी भी कंट्रीज ने वीटो पावर कर दिया तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। यानी कि कोई भी ये जो पांचों कंट्री में से अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती हैं अपने फेवर में। और मोस्टली यूएन जो है वो जाना जाता है अपनी डेमोक्रेसी के लिए, और यही एक सबसे बड़ा एक नॉन डेमोक्रेटिक इसमें चीज़ है, ये जो है वीटो पावर, जो कि डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी को बढ़ावा नहीं देती, क्योंकि ये सिर्फ एक कंट्री के मना करने से वो रेजुलेशन यूएन में पास नहीं हो सकता। यह पावर सिर्फ 5 जो है परमानेंट मेंबर्स के पास है। तो सवाल ये है कि नॉन परमानेंट जो मेंबर्स हैं या जो टेम्परेरी मेंबर्स हैं, उनके पास भी वीटो पावर है। देखिए, उनके पास हर किसी के पास तो वीटो पावर नहीं है, लेकिन उनके पास एक है कलेक्टिव वीटो पावर। यानी इसका मतलब यह है किसी भी रेजुलेशन को पास होने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से जो है 5 परमानेंट मेंबर्स की मंजूरी तो चाहिए ही चाहिए होगी। ऊपर से जो 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से 7 की मंजूरी चाहिए होगी। अगर किसी 4 ने भी मना कर दिया तो वो रेजुलेशन पास नहीं हो सकता यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो चलिए अब जानते हैं कि जो फेवरिंग पॉइंट्स क्या क्या हैं इंडिया के लिए। देखिए, सबसे बड़ा तो फेवरिंग पॉइंट इंडिया का ये है कि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर यानी जब 1945 में यूएन की स्थापना हुई थी, तब इसका इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था। हालांकि उस समय इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था, लेकिन उस समय इंडिया एक इसका फाउंडिंग मेंबर था। तो इंडिया को ये एक फेवरिंग पॉइंट है इंडिया का। और जो दूसरा सबसे बड़ा फेवरिंग पॉइंट है कि जैसे यूएन डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है हर जगह, कि हर जगह सरकार अच्छे से चल पाए, लोगों के पास उनका हक हो, तो इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। यानी सबसे ज़्यादा जो डेमोक्रेसिक पावर है, लोगों के पास वोट देने की क्षमता है सबसे ज़्यादा, वो इंडिया के पास ही है। और इसके बावजूद भी इंडिया के पास एक परमानेंट सीट नहीं है यूएन की। तो इंडिया इस बारे में भी बात करता है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी इंडिया के पास एक यूएन की परमानेंट सीट नहीं है, जबकि जो यूएन है, यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है। और उसके अलावा इंडिया 5वीं लार्जेस्ट इकॉनमी है जीडीपी के, नॉमिनल जीडीपी के टर्म में, और परचेजिंग टर्म में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है वर्ल्ड में। उसके बाद न्यूक्लियर पावर भी है इंडिया के पास, जैसा कि सारी की सारी जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन की, उनके पास अपने खुद के न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो इंडिया भी एक उनमें से एक न्यूक्लियर पावर है, और ये भी एक प्लस पॉइंट बनता है इंडिया के लिए। देखिए, एक बात उठती है
कि यूएन में इंडिया उतना फ़ंड रेज नहीं करता, इंडिया का जो टोटल फंड जाता है वो सिर्फ 1% जाता है, लेकिन इसके अलावा भी इंडिया काफ़ी और चीज़ों में अपना योगदान देता है। जैसे जितनी भी पीस कीपिंग फोर्स जो है इंडिया की, वो लार्जेस्ट पीस कीपिंग फोर्स है वर्ल्ड में, जो यूएन की तरफ से जाती है किसी और कंट्रीज़ में वहाँ की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, वहाँ पे जो है पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया यूएन पीस कीपिंग फोर्स का। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि अगर भले ही हम मनी के टर्म में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हों, लेकिन अदर टर्म्स में हम उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जितना और कोई कंट्री नहीं करती। तो ये तो सारे हो गए जो फेवरिंग पॉइंट थे इंडिया के, जो इंडिया के फेवर में होता है कि इंडिया को क्यों जो है परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूएन में। तो अब चलते हैं कि इंडिया को क्यों नहीं मिल रही है, क्या क्या रोड ब्लॉक्स हैं इंडिया को जो है परमानेंट सीट मिलने से। देखिए सबसे बड़ा तो है एनपीटी और सीटीबीटी। एनपीटी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और सीटीबीटी है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। यानी दोनों ही ट्रीटी ऐसी हैं जिसमें इंडिया ने अब तक साइन नहीं किया है। और ये दोनों ट्रीटी हैं वो ये कहती हैं कि कोई भी कंट्री जो 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा कोई भी और कंट्री न्यूक्लियर पावर नहीं हो सकती, यानी वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कंडक्ट कर सकती। तो ये एक बहुत ही अनफेयर सा रूल है, क्योंकि ये 5 कंट्री को तो इजाज़त देता है न्यूक्लियर फैसिलिटी रखने का, न्यूक्लियर टेस्टिंग करने का, लेकिन उनके अलावा किसी भी और कंट्री को ये इजाज़त नहीं देता कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करे। और अब हालांकि सब जानते हैं कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री हैं वो दोनों ही पाकिस्तान और चाइना इंडिया पे अटैक कर चुके हैं पास्ट में, और दोनों ही एक न्यूक्लियर पोजेस कंट्री हैं। तो इस वजह से इंडिया को न्यूक्लियर इन दोनों ट्रीटी पे साइन नहीं किया है। और इंडिया का यह कहना है कि अगर ये जो रूल सबके लिए सेम हो कि कोई भी कंट्री चाहे वो परमानेंट मेंबर हो या ना हो, वो न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं रख सकती, तो इंडिया इस पर साइन कर सकता है। क्योंकि हालांकि अभी एक अनफेयर सी ट्रीटी है कि 5 जो परमानेंट मेंबर हैं वो तो रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और नहीं रख सकता। तो एक अनफेयर सी ट्रीटी है, इसलिए इंडिया ने अब तक इस पर साइन नहीं किया है। और इसके अलावा भी जो 5 और ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एनपीटी पे साइन नहीं किया है, एक तो ऑफकोर्स पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, और इनके अलावा है इज़राइल, साउथ सूडान और नॉर्थ कोरिया। यानी ये जो 5 कंट्री हैं, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ सूडान, नॉर्थ कोरिया और इज़राइल, इन 5 कंट्री ने एनपीटी पे साइन नहीं किया। और मोस्टली हर कंट्री का यही कहना है कि जो ये फेयर ट्रीटी नहीं है, क्योंकि 5 कंट्री को तो न्यूक्लियर पोजेस होने की ताकत देता है या उनको इजाज़त देता है, लेकिन इसके अलावा किसी और कंट्री को ये न्यूक्लियर कंट्री होने की इजाज़त नहीं देता, और जिसकी वजह से वो कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं कर सकती, और 5 कंट्री वो न्यूक्लियर टेस्ट अपने आराम से कर सकती है। और इसके अलावा पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा रीज़न है रोड ब्लॉक होने का, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड है, और पाकिस्तान की वजह से चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जो वीटो कर सकता है इंडिया को परमानेंट सीट दिलवाने में। वीटो जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि वो एक पावर होना 5 परमानेंट मेंबर्स के पास कि वो किसी भी रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर सकते हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल से। तो वही चाइना यहाँ पे वीटो करके इंडिया को जो रेजोल्यूशन है इंडिया का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से वो रिजेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा पाकिस्तान ये भी कहता है कि अगर इंडिया के पास वीटो पावर आ गई तो इंडिया इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए इन द फ्यूचर कभी जो कश्मीर इशू है वो यूएन में जाता है, हालांकि अभी तो यूएन ने कश्मीर इशू को दोनों ही कंट्रीज़ का आपस का मामला कहा है और यूएन की इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन इन द फ्यूचर कभी जो कश्मीर का इशू जो है वो यूएन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे इंडिया के पास अगर वीटो पावर होगी तो इंडिया इस इशू को वीटो करके इस रेजोल्यूशन को कैंसिल आउट कर सकता है, यानी वो रेजोल्यूशन कभी पास ही नहीं होगा क्योंकि इंडिया के पास एक वीटो पावर होगी। तो अब चलते हैं कि अगर इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाती है तो इसका क्या क्या फ़ायदा होगा इंडिया को। देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाएगा, जो डिसीज़न मेकिंग होती है ग्लोबली उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। जो भी जितने भी डिसीज़न लिए जाते हैं पीस कीपिंग से रिलेटेड या सैंक्शंस लगाने से रिलेटेड, तो वहाँ पे एक इंडिया एक परमानेंट मेंबर होने की वजह से वहाँ पे इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। और
और इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाएगी अदर नेशंस के लिए, जिसकी वजह से जियो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्वमेंट इंडिया की बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिया एक परमानेंट मेंबर होगा यूएन का। तो जितने भी इशू होंगे वर्ल्ड से रिलेटेड, जितने भी पीस कीपिंग से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वहाँ पे इंडिया का रोल बहुत बड़ा हो जाएगा। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि वीटो पावर मिल जाएगी इंडिया को, और जिसके जैसे कि बाकी कंट्रीज़ जो जिनके पास वीटो पावर है, 5 परमानेंट कंट्रीज़, यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस और रसिया, वो अपने बेनिफिट के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए। तो इंडिया को भी ये लग्जरी मिल जाएगी कि वो इस चीज़ का इस्तेमाल अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी सिक्योरिटी को सॉल्व करने के लिए कर सकता है। खासतौर से कश्मीर इशू में अगर पाकिस्तान या चाइना कभी भी इसको यूएन में रेज करते हैं तो इंडिया इसको वीटो कर सकता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया को एनपीटी साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनपीटी परमानेंट मेंबर को न्यूक्लियर पावर होने की इजाज़त देता है, और जब इंडिया परमानेंट मेंबर हो जाएगा तो इंडिया को एनपीटी ये इजाज़त दे देगा कि वो एक न्यूक्लियर कंट्री रह सकता है। और इसके अलावा भी बायलैटरल जो नेगोशिएशंस होती हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, वहाँ पे भी इंडिया की पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अगर इंडिया परमानेंट मेंबर होता है तो इंडिया के पास वीटो पावर है, और हर नेशन इंडिया के साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इन द फ्यूचर कुछ भी इशू क्रिएट होता है उन कंट्रीज़ का यूएन में, तो इंडिया उसका अपोज या उसका फेवर कर सकता है, और इंडिया का जो वोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो बायलैटरल नेगोशिएशन में भी इंडिया को एक बेहतर पकड़ मिल सकती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे इंडिया को, जैसे कि जो अदर ग्रुप हैं उनमें जाने के लिए इंडिया को आसानी हो जाएगी। जैसे एनएसजी ग्रुप है, वहाँ पे इंडिया और आसानी से जा सकता है, क्योंकि जो बाकी परमानेंट मेंबर हैं वो पहले से ही पार्ट है एनएसजी का, तो इंडिया भी एनएसजी का आसानी से पार्ट बन सकता है। तो इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।